सिस्टम जो होता है हमारे कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं और ओएस भी कहते हैं। और ये कंप्यूटर का मेन सॉफ्टवेयर होता है, यानी हम अगर अपना कंप्यूटर कोई भी कंप्यूटर लेंगे या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेंगे, सबसे पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ेगा, उसके बाद ही उस पर कोई अदर सॉफ्टवेयर पड़ेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारे कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। और इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? कंप्यूटर और यूजर के बीच में कम्युनिकेट करता है। जैसे ये हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे हमको कंप्यूटर चलाने में आसानी होती है। पहले के जो कंप्यूटर आते थे उसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम चलता था उसको बोलते थे MS-DOS। उसमें हमें कुछ भी करना होता था तो हमको पहले उसमें कमांड देनी पड़ती थी। फाइल लाने के लिए अलग कमांड देनी पड़ती थी, डिलीट करने के लिए अलग कमांड देनी पड़ती थी, और उसमें अगर कोई चीज़ सेव करना है तो उसके लिए अलग कमांड देनी पड़ती थी। अगर कोई फाइल बनानी है, फिर कोई फोल्डर बनाना, सबके लिए अलग कमांड देनी पड़ती है। लेकिन आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बस हम राइट क्लिक करते हैं डेस्कटॉप पे, न्यू पे जाते हैं, तो चाहे हमको फाइल बनाना हो, चाहे फोल्डर बनाना हो, चाहे एक्सेल की फाइल बनाना हो, चाहे वर्ड की फाइल बनाना हो, चाहे जो बनाना हो, हम आसानी से उसको बना लेते हैं। तो फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए हमारे कंप्यूटर के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये दो ही तरह के होते हैं, जैसे एक होता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क और एक होता है मल्टी यूजर मल्टी टास्क। सिंगल यूजर सिंगल टास्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको सिर्फ एक ही यूजर चला सकता है और वो एक ही टैब पर काम कर सकता है। और वहीं जो मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर पर बहुत सारे लोग, कई लोग काम कर सकते हैं और उस पर अलग अलग टैब पे एक ही समय पर बैठकर अलग अलग टैब पे काम कर सकते हैं। जैसे अगर वो नेट चला रहे हैं, नेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, तो वो गाने भी सुन सकते हैं, यूट्यूब भी प्ले कर सकते हैं, अपना कोई वीडियो प्ले कर सकते हैं, या फिर बहुत सारी फाइलें एक साथ खोल के बैठ कंपेयर कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। लेकिन जो सिंगल यूजर होता है उस पर केवल एक ही यूजर और एक समय पर एक ही काम कर सकता है। और भी तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, जैसे एक आता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? ये सिर्फ और सिर्फ डाटा शेयर करने के लिए काम आता है। जैसे डाटा को शेयर करना हो तो हम किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है? डाटा तो वैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम में शेयर हो सकता है, लेकिन अगर हम मुझको मान लो 1 GB की 10 फाइलें अपने ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो हम चलाते हैं उसमें अगर फाइल शेयर करनी हो तो एक एक फाइल करके जाएगी, यानी 10 बार में 10 फाइलें जाएंगी। लेकिन अगर वही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको डाटा को शेयर करना हो, फिर चाहे वो जितना में लंबा डाटा हो, वो क्या करता है? डाटा को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेता है, A ग्रुप, B ग्रुप, C ग्रुप अपने हिसाब से, या फिर 1 2 3 इस तरह से वो डाटा को डिवाइड कर लेता है। और जब डाटा को डिवाइड कर लेता है तो उसको शेयर करने में आसानी होती है। जैसे चाहे वो 10 GB की फाइल हो, 10 GB की फाइल एक बार में चली जाएगी। अगर हम नॉर्मल किसी ऑपरेटिंग सिस्टम से करेंगे तो पता लगा वो 1 GB करके 10 बार में वही फाइल जाएगी। और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से उसी फाइल को हम बहुत इजीली और बहुत कम समय में शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तरह का बहुत ही एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्योंकि और ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब कैलकुलेशन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, वो भी एकदम एक्यूरेट कैलकुलेशन की ज़रूरत हो। जैसे इसका इस्तेमाल मोस्टली सिर्फ और सिर्फ सैटेलाइट लॉन्चिंग या फिर गाइडेड मिसाइल को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है, क्योंकि वहां पर कैलकुलेशन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जैसे अगर मान लो हम पृथ्वी पे रहते हैं और हमें चंद्रमा पे कोई उपग्रह को भेजना है, तो एक ऐसे मतलब जब हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो एक ऐसी स्टेज आती है, एक टाइम ऐसा आता है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे करीब होता है। तो वही इस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम ये जान सकते हैं कि हम चंद्रमा पृथ्वी के करीब कब होगा और कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए, ताकि वो आसानी से चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाए। इसीलिए इस जगह पे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया था। ये डाटा को शेयर करता है एकदम रियल टाइम में, एकदम एग्जैक्ट, मतलब इसमें कोई भी मिसमैच नहीं होगा। और ठीक उसी तरह से गाइडेड मिसाइल भी होती है, जिनके जो भी उनकी पोजीशन होती है उसको लॉक कर दिया जाता है, फिर उसको वहां से छोड़ा जाता है। तो इससे क्या होता है? वो एकदम एक्यूरेट, मतलब 1 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं होगा। अगर हम मिसाइल को यहाँ से जानना है और यहाँ पे मिसाइल को जाना है तो बस बहुत ज़्यादा तो 1 मीटर या 1 मीटर का ही डिफरेंस आएगा बस, बाकी ये पूरी जगह
नष्ट हो जाएगी। तो इस जगह पे हमको किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। फिर उसके बाद आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं ये क्या करते हैं कि ये टाइम को शेयर करते हैं। जैसे एक ही कंप्यूटर पे कई बहुत सारे यूजर एक साथ काम करते हैं, तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि उसमें सब यूजर को बराबर का टाइम दिया जाता है। तो जैसे एक यूजर को 2 घंटे, दूसरे यूजर को 2 घंटे, तीसरे यूजर को फिर 2 घंटे, फिर चौथे यूजर को 1 घंटा। तो मतलब उसमें जितना डिसाइड कर दिया जाए जिस यूजर को जितने घंटे काम करना है उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर उतना ही टाइम उसमें मिलता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, टाइम शेयरिंग होता है। इसमें एक साथ मतलब एक साथ कई लोग एक ही कंप्यूटर पर टाइम बाय टाइम यानी शिफ्ट बाय शिफ्ट काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम there are many computer in distributed operating system which are connected on single network. All the computer are connected with each other by single communication network. फिर उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, देयर आर मेनी कंप्यूटर इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल नेटवर्क। मतलब क्या होता है कि इसमें बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो एक ही नेटवर्क पर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। व्हिच आर कनेक्टेड ऑन सिंगल नेटवर्क, ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय सिंगल कम्युनिकेशन नेटवर्क। जितने भी कंप्यूटर होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जिसकी सहायता से हम किसी भी कंप्यूटर के डाटा को किसी भी कंप्यूटर पर बैठकर आसानी से देख सकते हैं। बस क्या है कि उस नेटवर्क पर हम जो भी डाटा शेयर कर देंगे, हम फिर किसी भी सिस्टम पर बैठ के जो भी डाटा नेटवर्क पर शेयर है हम उसको देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास सिस्टम ए है, बी है, सी है, डी है, 4 सिस्टम है और चारों एक ही नेटवर्क से चल रहे हैं, ठीक है। मान लो ये कोई नेटवर्क ई है, तो ये चारों एक ही सिस्टम से एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो अगर हम इस नेटवर्क पे कोई भी मान लो जेड नाम की फाइल को शेयर कर देते हैं, तो किसी भी सिस्टम से बैठ के हम इस जेड नाम के फोल्डर या फाइल को या फिर हम सर्च कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर हम चाहें तो किसी भी, अगर मान लो हमारा जो मेन सिस्टम होता है उसमें एक प्रिंटर कनेक्ट कर दें, ठीक है, और प्रिंटर को इसी नेटवर्क पर शेयर कर दें, तो हम किसी भी सिस्टम से बैठकर उसको प्रिंट दे सकते हैं या फिर उसको कमांड दे सकते हैं प्रिंट करने की, भले ही वो इन सारे सिस्टम से हमारा प्रिंटर कनेक्ट नहीं होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यही खासियत होती है कि वो क्या होते हैं कि इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं जो एक ही नेटवर्क पर कनेक्टेड होते हैं और हम किसी भी कंप्यूटर से बैठकर कोई भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं जो नेटवर्क पे शेयर होगी। फिर उसके बाद आता है हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। This is server based operating system
which many computer work as like as a network means every computer are connected with each other by a private network. All the computer work on same server, so every computer can access easily, just they have their user ID and पासवर्ड। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज ए सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्टली सर्वर पर काम किए जाते हैं। Which many computer work as like as a network means every computer are connected with each other by a private network। इसमें क्या होता है कि जैसे कि सर्वर में क्या होता है कि बहुत सारे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी डाटा हम सर्वर पर सेव करते हैं कहीं भी बैठकर उस डाटा को आसानी से पा सकते हैं। बस हमारे पास हमारा यूजर आईडी एंड पासवर्ड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे बैंकों में होता है, क्योंकि हम जब जो पैसा जमा करते हैं वो एक जगह सेव नहीं होता, वो कम से कम 1 से लेके 8 जगह तक वो पैसा सेव होता है। ठीक है, अगर हम जो भी बैंक में डाटा रखते हैं, जो भी पैसा सेव करते हैं वो 1 से लेके 8 जगह तक सेव होता है। अगर एक जगह से डिलीट हो गया, 2 जगह से डिलीट हो गया, 3 जगह से डिलीट हो गया, तब भी हमारा डाटा कहीं नहीं जाता। ऐसा मतलब डिलीट नहीं होता है, सेकंड पॉसिबल है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी के लिए ऐसा रखा जाता है। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोसेसिंग बहुत तेज होती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं अगर सर्वर में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो बैंक वाले क्या कहते हैं, हम पैसे जमा करने जाए या फिर निकालने जाए, बैंक वाले क्या कहेंगे, सर्वर खराब है, अभी कुछ नहीं हो सकता। तो उसका मतलब यही होता है कि उनका जो सॉफ्टवेयर चल रहा होता है उसमें कोई गड़बड़ी आ जाती है। तो अगर हम जो भी अगर उस वक्त अगर हम अकाउंट से पैसे निकालेंगे तो सर्वर पे फीड नहीं होगा, तो हमको पैसे भी मिल जाएंगे और हमारे अकाउंट से पैसे भी नहीं निकलेंगे। इसीलिए जब सर्वर में कोई प्रॉब्लम होती है तो बैंक वाले पैसे नहीं निकालते। ठीक उसी तरह से सर्वर सबके अलग अलग होते हैं, जैसे रेलवे का सर्वर अलग होता है, हॉस्पिटैलिटी का अलग होता है, हर जगह अपना अपना सर्वर होता है। जैसे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, जैसे कई तरह बहुत सारे शॉपिंग मॉल हैं, जैसे वी मार्ट हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, बिग बाजार हो गया, तो उन सबके ब्रांचेस हर जगह रहते हैं। अब अगर किसी प्रोडक्ट में 20% की छूट आती है तो क्या करेंगे, हर जगह फोन करके बताएंगे। 100 शाखाएं हैं तो हेलो भैया 20% की छूट आई इस प्रोडक्ट पे, तो उनको कम से कम 2 दिन लग जाएंगे हर ब्रांच में वो फोन करते करते। इसीलिए अगर उसको उन्होंने सर्वर पे डाल दिया कि इस प्रोडक्ट पे 20% की छूट है, तो 2 मिनट के अंदर वो सारे मतलब पूरे इंडिया में जहां भी उनकी ब्रांचेस होंगी सब जगह वो न्यूज पहुंच जाएगी। अब जब अगर तुम कोई सामान लेते हो उसकी बिलिंग कराने जाओगे तो वो ऑटोमेटिक 20% छूट दिखाने लगेगा। तो सर्वर का फायदा यही होता है। और ये नेटवर्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसकी प्रोसेसिंग बहुत तेज होती है। अगर इसकी प्रोसेसिंग तेज ना रहे तो अगर मान लो बैंकों का ही जो सर्वर है, लाखों शाखाएं हैं पूरे देश में, तो फिर लाखों शाखाएं अगर सर्वर तेज नहीं जाएगा पता लगा वो रुक जाएगा, वहीं पे चलेगा ही नहीं। तो इसी तरह से और बाकी मैंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम ये लिखा है, चाहे वो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हो, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डिस्ट्रीब्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ये सब और सब किसी स्पेशल पर्पज के लिए ही बनाए गए हैं। इसको हम लोग नॉर्मली नहीं यूज करते। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद, मतलब हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम कैसे करता है। तो आप लोगों को हम बता रहे हैं
टू वर्किंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या क्या होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहला जो कार्य होता है उसका होता है मेमोरी मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला कार्य होता है उसको बोलते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। मतलब ये हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी को मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम सभी लोग जानते हैं हमारी कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या होती है, रैम, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है। और हम लोग ये भी जानते हैं हम जो भी काम कर रहे होते हैं वो किस पे चलता है, रैम पे चलता है। यानी हम जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड किस पे होता है, रैम पे होता है। अगर रैम नहीं रहेगी तो हमारा कंप्यूटर सिस्टम चल ही नहीं सकता। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने कंप्यूटर में 2 GB की रैम लगा रखी है, तो जैसे ही हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तो हमारे लगभग 1 GB रैम तो हमारा कंप्यूटर ही ले लेगा, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही ले लेगा 1 GB। अब हमारे पास 1 GB का स्पेस बचता है। ये हमारा क्या है, स्पेस 1 GB। अब अगर हम इस स्पेस के अंदर कोई अदर फाइल ओपन करेंगे, चाहे एमएस ऑफिस खोल लें या फिर कोई वीडियो प्लेयर खोल लें या फिर कोई डाटा कनेक्ट करके यूट्यूब खोल लें, तो ऐसे धीरे धीरे हमारी रैम जो है वो भरती जाती है। और अगर हम कोई जो भी ओपन प्रोग्राम है उसको बंद नहीं करते और नया टैब खोलने लगते हैं तो हमारे रैम पे जगह ही नहीं बचती। तो ऑपरेटिंग सिस्टम काम यही होता है, वो यहाँ से मेमोरी को मैनेज करता है। जैसे हम अगर कोई अलग से टैब खोलेंगे तो ये क्या करेगा, हार्ड डिस्क से थोड़ी सी मेमोरी उधार लेकर रैम को देगा, जिससे हम कोई भी अगर खोलेंगे तो यहाँ पे थोड़ी सी रैम जगह बच जाएगी जिसमें हम कोई भी प्रोग्राम ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मेन मेमोरी को मैनेज करता है कि हम ताकि हमारा कंप्यूटर आसानी से चलता रहे और हमें कोई किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा कार्य जो होता है उसको बोलते हैं सीपीयू मैनेजमेंट। सीपीयू को भी हमारे जो मैनेज करता है, क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। जैसे सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कंप्यूटर का ब्रेन भी यही होता है, कंप्यूटर का दिल भी सीपीयू होता है। मतलब बिना सीपीयू के हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते। लेकिन सीपीयू कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब जो भी कमांड या इंस्ट्रक्शन हम अपने सीपीयू को देते हैं, ठीक है, सेव करने के लिए दे या फिर डिलीट करने के लिए, तो वो किसके अंडर जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मान लो कोई फाइल सेव करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि हार्ड डिस्क जो होती है हमारी, हार्ड डिस्क में कई सारे ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं, ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं। अब अगर हमको कोई फाइल कहाँ सेव करनी है, विंडो ड्राइव की डी में सेव करनी है या फिर बी में सेव करनी है या फिर क्या बोलते हैं कहीं और सेव करनी है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है कि उसको किस जगह पे सेव करना है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन तो हमने सीपीयू के थ्रू ही जाता है कि हम इस फाइल को विंडो ड्राइव ई में सेव करो या फिर जहाँ सेव करो, लेकिन वो जाता किसकी वजह से है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे सीपीयू को मैनेज करता है। फिर उसके बाद जो तीसरा होता है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारी फाइल को भी मैनेजमेंट करता है। जैसे हम जानते हैं, जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे उसमें बहुत सारी फाइलें होती हैं। कोई भी एप्लीकेशन सभी लोग जानते हैं, अगर कोई भी एप्लीकेशन की प्रोग्रामिंग करनी होती है तो उसके लिए हजारों पेजेस लिखने पड़ते हैं। तो कोई भी चाहे सॉफ्टवेयर हो या चाहे जो भी, उसमें कई तरह की फाइलें होती है, हजारों फाइलें होती है। तो उन सबको भी मैनेज क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। फिर उसके बाद है डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस को भी, जितनी भी चाहे वो इनपुट डिवाइसेस हों या फिर आउटपुट डिवाइसेस हों, उन सबको भी मैनेज कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। चाहे वो हम कीबोर्ड हो, माउस हो, चाहे जो भी डिवाइस हम कंप्यूटर में लगाएंगे, चाहे हार्ड डिस्क हो या फिर रैम हो या चाहे जो हो, क्योंकि हम हार्ड डिस्क भी, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बाहर से ही कंप्यूटर में जोड़ते हैं जिसको यूएसबी के थ्रू। तो यूएसबी को भी ये कंट्रोल कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। कुल मिला के ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे पूरे कंप्यूटर को वो मैनेज करता है। फिर उसके बाद हमारा आता है, फिर उसके बाद प्ले मीडिएटर रोल। ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक कंप्यूटर और कंप्यूटर यूजर के बीच की कड़ी होती है। यानी हम जो भी करते हैं, मतलब बीच वाला, हम जो कहते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम वो कंप्यूटर को कमांड देता है। जैसे मैंने कहा कि हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो अगर तुम लोगों को कह दिया जाए कि तुम लोग अपना अपना नाम लिखो और तुमको 2 वर्ड का इस्तेमाल करना है, 0 और 1, तो क्या तुम लिख लोगे?
नहीं लिख पाओगे, क्योंकि कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या होती है, बाइनरी होती है, इसमें सिर्फ 2 ही वर्ड होते हैं, 0 और 1। तो इसके बारे में अपने अगले वीडियो में बात करेंगे बाइनरी कैसे होती है, लेकिन फिलहाल अभी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। तो हम जैसे 2+2 अगर जोड़ने के लिए देते हैं कंप्यूटर को, तो आंसर हमारा 4 आता है, ठीक है। तो अगर हम 2+2 उसको जोड़ने के लिए दिए, आंसर 4 आएगा ही। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि जैसे हम 2+2 जो जोड़ते हैं मैथमेटिक्स में, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम पहले बाइनरी में ट्रांसलेट करता है, फिर जो आंसर 4 आता है आने से पहले बाइनरी में आता है, तो फिर उसको हमारी लैंग्वेज में फिर से कन्वर्ट करके हमको 4 आंसर देता है। तो कहने का मतलब है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे और कंप्यूटर के बीच की कड़ी होती है, यानी हमारे मैसेज को कंप्यूटर तक पहुंचाता है और कंप्यूटर के मैसेज को हमारे तक पहुंचाता है। फिर उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। हमारा कंप्यूटर कैसे चल रहा है, स्लो चल रहा है, धीमा चल रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को अच्छा रखता है, जिससे हमारा कंप्यूटर अच्छे से चल रहा होता है, स्मूथली चल रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है सिक्योर सिस्टम। कंप्यूटर को सिक्योर करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम होता है। जैसे हमारे कंप्यूटर में कोई वायरस आने वाला होता है, तो कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम हमको पहले से वार्न कर देता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई वायरस आने वाला है तो कंप्यूटर सिस्टम कुछ नहीं करेगा। कई वायरस आने वाला होता है, कंप्यूटर क्या करता है, पहले से ही वार्न कर देता है, या फिर ऑटोमेटिक उसको क्लोज कर देगा। हमारे पास एक नोटिफिकेशन आएगी कि आप इसको इंस्टॉल मत कीजिए, आप इसको डाउनलोड मत कीजिए, ठीक है। लेकिन हम फिर भी करते हैं, तो फिर वो हमारी गलती होगी। तो कंप्यूटर कभी अपनी तरफ से गलती कोई नहीं करता। भले ही कंप्यूटर को इंसानों ने बनाया, लेकिन कंप्यूटर कभी कोई गलती नहीं करता। जो गलती करते हैं इंसान ही करते हैं। फिर उसके बाद एरर हैंडलिंग। हम सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर चला रहे हैं तो बहुत सारे एरर्स आते हैं कंप्यूटर में, तो जिसको हैंडल क्या करता है, कंप्यूटर ही करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑटोमेटिक हैंडल कर देता है। जो भी एरर होता है, जो भी खराबी होती है, हमको बता देता है। जैसे हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तब भी वो बता देगा कि इसमें ये चीज मिसिंग है या फिर ये कोई प्रॉब्लम है, इसलिए हम कंप्यूटर ऑन नहीं हो पा रहा है, तो हम उसको क्या करते हैं, दूर कर लेते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारे सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम होती है वो हमको पहले से बता देता है, जिससे हम उसको दूर करके अपना कंप्यूटर ऑन कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है GUI, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। हमारे और कंप्यूटर के बीच में GUI बेस ही होता है, जो हमारे कंप्यूटर को और हमारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है, यानी हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज में और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI नहीं होता है वो हमारी लैंग्वेज कंप्यूटर में और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे हमको कोई फाइल बनानी होती है तो हम राइट क्लिक न्यू पे जाते हैं, फाइल बनाते हैं। लेकिन अगर GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा तो हमको उसी फाइल को बनाने के लिए फाइल बनाने की कमांड देनी पड़ेगी, डिलीट करने के लिए डिलीट करने की कमांड देनी पड़ेगी, सेव करने के लिए सेव करने की कमांड देनी पड़ेगी। तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं उसमें हमको ना सेव करने के लिए कमांड देनी पड़ती है, ना डिलीट करने के लिए कमांड देनी पड़ती है। हमको बस माउस से राइट क्लिक करना है और बस वैसे ही करना, मुझे फाइल चाहिए, वर्ड की, एक्सेल की या किसी भी जगह की फाइल चाहिए तो हम उसको आसानी से बना सकते हैं। तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यही फायदा होता है जो आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं। और वैसे तो अगर देखा जाए हमारे जो आजकल हम ऑपरेटिंग सिस्टम चलाते हैं, जैसे सबसे पहले हम विंडोज चलाते हैं। विंडोज में सबसे पहले आता था XP, फिर उसके बाद विस्टा, फिर विंडोज 7 आया, 8 आया, 8.1 आया, 9, 10, 11, 12 तक आ गए हैं। फिर उसके बाद जैसे लाइनक्स भी आता है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम खरीदने के लिए हमको 6000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे अगर हमको ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है तो। वैसे तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम चलाते हैं वो जेन्युइन नहीं होता, इसीलिए हम जब भी उस पर इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे लिख के आता है कि योर सॉफ्टवेयर इज नॉट जेन्युइन, प्लीज रिन्यू इट, क्योंकि वो चोरी का होता है। फिर उसके बाद जैसे क्या बोलते हैं, लाइनक्स होता है, वो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से भी बेहतर है। कई लाइनक्स भी यूज करते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है, हम उसको इंटरनेट से फ्री में प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब फ्री में उसको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर और वैसे जो मोबाइल्स में चलते हैं, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर मैक OS आता है जो एप्पल के फोन में चलता है या फिर लैपटॉप में चलता है, उसको मैक होता है। ब्लैकबेरी का अपना अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। गूगल क्रोम भी ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया है, लेकिन उसमें क्या होता है, बहुत सारी मोबाइल की फाइलें उसमें आसानी से चलती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।